हेलो स्टूडेंट, स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम कक्षा 9th में जीवन की मौलिक इकाई नामक अध्याय पर डिस्कस कर रहे हैं। पिछली कक्षा में मैंने आपको परासरण और विसरण में अंतर बताया था। मैंने वहां आपको बताया कि विसरण और परासरण क्या होता है। देखिए बच्चों, यहां पर मैंने छोड़ दिया था आपको इसे लिखवाकर। एक बार पुनः आपको पिछले टॉपिक से जोड़ते हुए, विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो पदार्थ की तीनों ही अवस्थाओं में संपन्न होती है, यानी कि ये ठोसों में, द्रवों में और गैसों में, तीनों में ही देखने को मिलता है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रभाव विसरण कहलाता है। पदार्थ के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो प्रभाव होता है, विसरण होता है। ये तीनों ही पदार्थ की जो तीनों अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में ही देखने को मिलता है। ठीक है। जबकि परासरण जो प्रक्रिया थी, आपको याद होगा मैंने बताया था, ये केवल ओनली द्रव जो पदार्थ होते हैं उनमें ही संभव है। द्रव के अलावा ये ठोस और गैस जो होते हैं इनमें संभव नहीं होती। और इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है या जो अंतर होता है वही होता है, विसरण जो प्रक्रिया है इसमें वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, पारगम्य झिल्ली की अनिवार्यता नहीं होती। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यहां परासरण में वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली का होना अति आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि यहां दोनों जो पदार्थ होते हैं, या ये कहिएगा कि दो अलग अलग सांद्रण वाले जो विलयन होते हैं, उनके लिए आवश्यक है कि वो क्या होना चाहिए, वहां वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होनी चाहिए। ठीक है। तो यहां तक मैंने आपको पिछली कक्षा में बता दिया था परासरण व विसरण में अंतर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है, एक प्रश्न के रूप में आपको मुझे वो लिखवाना है। देखो बेटा, एक कोशिकीय जीव एक कोश के जो जीव होते हैं, इनका उदाहरण मैंने आपको बताया, जैसे अमीबा है, ये एक कोशिकीय जीव है। तो ये अपना पोषण एक प्रक्रिया होती है एंडोसाइटोसिस, उसके द्वारा पूरा करता है। एंडोसाइटोसिस जो प्रक्रिया होती है, उससे अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। एक्चुअली क्या होता है, ध्यान दें आप, ये जो कोशिका झिल्ली होती है, भीतर केंद्रक होता है, इसमें कोशिका द्रव भरा होता है ऐसे, जिसमें विभिन्न प्रकार के कोशिका अंगक पाए जाते हैं। आप समझें कि ये जो कोशिका झिल्ली है ये लचीली होती है। कैसी होती है? लचीली होती है। साथ में ये कोशिका झिल्ली जो होती है, कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, कार्बनिक जो अणु होते हैं, कार्बनिक अणु जो होते हैं आपके, एक तो लिपिड यानी कि वसा और एक प्रोटीन, उससे निर्मित होती है। किससे निर्मित होती है? लिपिड व प्रोटीन से निर्मित होती है कोशिका झिल्ली। इसका ये जो लचीलापन है, ये एक कोश के जो जीव होते हैं उनके पोषण के लिए आवश्यक होता है। जैसे अमीबा है,
अमीबा चूंकि एक कोशिका जीव होता है, इसकी ये जो कोशिका झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली जो होती है, ये क्या करती है अपनी लचीलेपन के कारण कोशिका झिल्ली चूंकि लचीली होती है, इसके लचीलेपन के कारण एक कोश के जीव जैसे अमीबा वगैरह जो होते हैं, जब इनके समीप कोई खाद्य कण आता है तो ये अपने लचीलेपन के कारण उस अपनी संरचना में परिवर्तन कर लेते हैं ऐसे, और परिवर्तन करके उस खाद्य कण को चारों ओर से घेर लेते हैं और घेर कर अपना भोजन या अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं। यह प्रक्रिया एंडोसाइटोसिस के नाम से जानी जाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? एंडोसाइटोसिस। प्लीज आपका ध्यान पुनः आप बोर्ड पर दें और समझें। नोटबुक में अभी कुछ नहीं लिखना आपको, आप पहले बोर्ड पर ध्यान दें और इसे समझें। पहले मैंने अभी कहा आपसे कि एक कोश के जीव जो होते हैं वो अपना पोषण कैसे करते हैं। आप जानते हैं एक कोश के जीवों में अमीबा आता है, हो सकता है वो डायरेक्ट आपसे कह दे अमीबा में पोषण प्रक्रिया को समझाइए, या ये कह दे अमीबा में एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है समझाइए। तो मैं आपको वही चीज बता रहा हूं, आप समझें। जैसे ये एक डायग्राम मैंने वैसे ही बनाया है, एक आउटलाइन है, समझें आप। मैं इसको कोशिका झिल्ली कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? कोशिका के बाह्य आवरण है, ये सबसे बाहरी जो है, जो पर्यावरण से इसे अलग करेगा, इसलिए इसे मैंने कोशिका झिल्ली कह दिया। ये कोशिका झिल्ली जो होती है ये लचीली होती है। कैसी होती है? लचीली और प्रत्यास्थ। लचीलेपन को कहते हैं प्रत्यास्थ। लचीली होती है, प्रत्यास्थ होती है। ये कार्बनिक जो अणु होते हैं, लिपिड और प्रोटीन, उनसे निर्मित होती है। किस किस से बनी होती है? वसा और प्रोटीन की निर्मित है ये। ठीक है भाई। अच्छा, अब इसका जो लचीलापन है वो क्या काम आता है? जो एक कोश के जीव होते हैं, एक कोश के जीवों की मैं बात करूं तो अमीबा चूंकि एक कोश के जीव ही होता है, अमीबा एक कोश के जीव है। अमीबा एक कोश के जीव है। इस एक कोश के जीव में के समीप जब कोई खाद्य कण आता है, मतलब अपना पोषण या अपना भोजन ये कैसे प्राप्त करेंगे? जब कोई खाद्य कण इनके समीप आ जाएगा, तो जब ये खाद्य कण इनके समीप आता है तो अपने कोशिका झिल्ली के लचीलेपन के कारण अमीबा अपनी आकारिकीय परिवर्तन करेगा, इस कोशिका झिल्ली में परिवर्तन कर लेता है ऐसे, और इस खाद्य कण को घेरेगा चारों ओर से। जब इस खाद्य कण को चारों ओर से घेर लेगा तो अपना पोषण प्राप्त कर लेगा। यह प्रक्रिया जो है कहलाती है एंडोसाइटोसिस। क्या कहलाती है? एंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो आप प्रश्न के रूप में लिखें और लिखें पहले। अमीबा में अमीबा में एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया। अपनी नोटबुक खोलें सभी बच्चे और नोटबुक में नोट करें, क्वेश्चन के रूप में लिख लें इसे। अमीबा में एंडोसाइटोसिस, अमीबा में एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया को समझाइए। अमीबा में एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया को समझाइए। अमीबा में एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया को समझाइए। एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया को समझाइए। सबने लिख लिया होगा? उत्तर में लिखें, आप सभी उत्तर में लिखें। समझ में आ गया ना आपको ये क्या होता है? कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली कैसी होती है? लचीली होती है। लचीलेपन होने के कारण क्या होता है? जब कोई खाद्य कण अमीबा के आसपास आएगा तो ये कोशिका संरचना में परिवर्तन कर लेगा, यानी खाद्य कण को घेर लेता है और अपनी भोजन की यानी कि अपना पोषण प्राप्त कर लेता है। ये क्या कहलाती है? एंडोसाइटोसिस। यही आपको लिखना है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो कोशिका झिल्ली है किससे निर्मित होती है? लिपिड और प्रोटीन से। लिखें आप। प्लाज्मा झिल्ली, सभी बच्चे लिखें अपनी नोटबुक में। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड और प्रोटीन से निर्मित होती है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन से निर्मित होती है।
लिपिड तथा प्रोटीन से निर्मित होती है। लिपिड मतलब वसा और प्रोटीन से निर्मित होती है। लिपिड और प्रोटीन से निर्मित होती है। लिपिड और प्रोटीन से निर्मित होती है। नीचे स्टार लगाएं आप ऐसे आप, और स्टार लगाकर लिखें, लिखिएगा स्टार लगाकर। कोशिका झिल्ली का लचीलापन, कोशिका झिल्ली का लचीलापन, कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में, लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में, लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण में, कोशिका एक कोश के जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से, कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में, बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ, अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है, तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है, सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, ये ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस, ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस के नाम से जाना जाता है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस के नाम से जाना जाता है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस के नाम से जाना जाता है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस के नाम से जाना जाता है। 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 अमीबा अपना भोजन, अमीबा अपना भोजन, अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया के माध्यम से, अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया के माध्यम से करता है। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया के माध्यम से करता है। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया के माध्यम से करता है। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया के माध्यम से करता है। लिख लिया सभी बच्चों ने? समझ में आ गया होगा आपको। पुनः एक बार समझ लें, आप बोर्ड पे देखिएगा। ये मैंने एक आउटलाइन से कोशिका का निर्माण किया है, ध्यान दें आप। ये कोशिका के बिल्कुल बीच में केंद्रक हो गया। ये इसकी कोशिका झिल्ली है, ठीक है। कोशिका झिल्ली कैसी होती है? लचीली होती है। और कौन कौन से कार्बनिक अणुओं से निर्मित होती है? लिपिड से और प्रोटीन से। किस किस से निर्मित होती है ये? वसा और प्रोटीन। लिपिड को वसा कहते हैं और प्रोटीन से निर्मित होती है। अब होता क्या है, जितने भी एक कोश के जीव होते हैं, जैसे हमने उदाहरण अमीबा का लिया है, यहाँ अमीबा भी चूंकि एक कोश के जीव होता है, इस तरह की संरचना अमीबा की देखने को होती है। तो ये क्या करता है अमीबा, जब इसके समीप, चूंकि एक कोश के जीव है, एक कोश के मतलब इसके शरीर में होने वाली जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जैव प्रक्रम होते हैं, वो सब एक ही कोशिका के माध्यम से संपन्न होते हैं। जैसे पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है और अन्य जितने भी प्रक्रम है, सब एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होंगे बेटा।
तो अमीबा के समीप जब कोई खाद्य कण आता है तो इसके पास हमारी तरह, हम जैसे बहुकोषीय जीव है, हमारी तरह ना तो हाथ है जो उठाकर हम और ना उसके पास मुख है जो उठाकर अपना खाद्य पदार्थ उठाकर अपने मुंह में रख लिया। ये प्रक्रिया अमीबा में नहीं होती है, कि जितने भी एक कोष के जीव होते हैं उनमें नहीं देखने को मिलती। तो खाद्य कण जो होता है जब इनके समीप जाता है तो इनकी जो कोशिका, एक कोशिका, ये जो कोशिका होती है यानी इसकी जो कोशिका झिल्ली है ये, इसमें परिवर्तन होता है क्योंकि ये लचीली होती है। लचीले होने के कारण संरचना में परिवर्तन हो जाता है इनकी में, और ये क्या करती है, खाद्य कण को ऐसे घेरती हैं चारों तरफ से संरचना में परिवर्तन करके, कूटपाद जैसी संरचना बना लेते हैं और इसमें ये इस खाद्य कण को अंदर ले लेते हैं और अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं। यह प्रक्रिया एंडोसाइटोसिस नाम से जानी जाती है बेटा। किससे जानी जाती है? एंडोसाइटोसिस नाम से जानी जाती है। अमीबा जो कि एक कोशिकीय जीव है, ये भी एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा ही अपना पोषण प्राप्त करता है। ज्यादा करके एग्जाम में से पूछ लेते हैं कि अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है, या एक कोश के जीवों में एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया क्या है, समझाइए। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है यानी समस्या है, समझ में नहीं आ रहा, तो वो कमेंट्स में डाल सकता है, ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ध्यान दें इधर, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति समझें आप ये क्या है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है बेटा। अभी आपने पढ़ा कोशिका झिल्ली, 2 दिन से आप कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ रहे हो, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, कोशिका झिल्ली, ठीक है। और ये वाला टॉपिक है जिसे हम कहते हैं क्या, कोशिका भित्ति। ये क्या होता है, कोशिका भित्ति क्या है, समझे। कोशिका झिल्ली तो होती है कोमल, मुलायम, कोमल या मुलायम, जिसे हम लचीली भी कह देते हैं, और ये होती है दृढ़, मजबूत। एक बात। दूसरी बात यह है कि कोशिका झिल्ली तो चाहे पादप कोशिका है चाहे जंतु कोशिका है, सभी की विशेषताएं हैं, सभी में पाई जाती है। जबकि कोशिका भित्ति ओनली पादप कोशिकाओं की विशेषता है, अर्थात ये ओनली पादप कोशिकाओं में देखने को मिलती है या पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। क्या कह रहा हूं मैं, आप ध्यान दें। अभी आपने 2 दिन से आप अध्ययन कर रहे हैं कोशिका झिल्ली का, और अब मैंने आपको एक शब्द लिख दिया है कोशिका भित्ति। देखने में दोनों ऐसे लग रहे हैं कि झिल्ली की जगह भित्ति लिख दिया, कोई फर्क नहीं है, लेकिन साइंस में यही चीज होती है कि देखने में तो ऐसे लग रहा है कि अंतर नहीं है, लेकिन उनमें बहुत अंतर होता है, बहुत डिफर होता है बेटा। कोशिका झिल्ली, अभी मैं आपको बता रहा था कि ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका सभी में देखने को मिलती है, सभी में पाई जाती है, सभी की विशेषता होती है, जो कैसी होती है, कोमल एवं लचीली होती है। लेकिन कोशिका भित्ति जो है ये ओनली पादप कोशिकाओं की विशेषता है, केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। जंतु कोशिकाओं में ये एब्सेंस होती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, जंतु कोशिकाओं में ये एब्सेंस होती है। कारण है क्योंकि इसकी जो प्रकृति होती है वो दृढ़ होती है, कठोर होती है। कैसी होती है? दृढ़ और कठोर, बहुत मजबूत आवरण होता है ये, इसलिए ये क्या कहलाती है, कोशिका भित्ति कहलाती है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात ये भी है कि जो कोशिका झिल्ली होती है ये तो निर्मित है तुम्हारे कार्बनिक पदार्थ किससे, वसा से, यानी कि लिपिड से और प्रोटीन से। किससे है? वसा और प्रोटीन से निर्मित है।
जबकि कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज से निर्मित होती है। किससे निर्मित होती है बेटा? सेलुलोज से। सेलुलोज से निर्मित होने के कारण इसकी प्रकृति दृढ़ होती है, कठोर होती है, मजबूत होती है। सेलुलोज की बनी होने के कारण कोशिका भित्ति चूंकि सेलुलोज की बनी होती है, इसलिए ये दृढ़ होती है, मजबूत होती है, कठोर होती है। आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? कोशिका भित्ति अभी पढ़ा, थोड़े आप 2 दिन से पढ़ रहे हो कोशिका झिल्ली के बारे में। ये दोनों डिफर हैं, साइंस में दोनों में बहुत अंतर है। ये पादप और जंतु दोनों में पाई जाने वाली संरचना है, जबकि कोशिका भित्ति ओनली पादप कोशिकाओं में पाई जाती है बेटा, जंतु कोशिकाओं में ये एब्सेंस होती है। अच्छा, ये कोमल लचीली है, जबकि ये कैसी होती है? दृढ़ होती है, मजबूत होती है और कठोर होती है। कोशिका झिल्ली बसार प्रोटीन से निर्मित होती है, जबकि ये सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। आ गया समझ में? क्या होती है पादप, क्या होती है आपकी कोशिका भित्ति? यह पादप कोशिकाओं की विशेषता है। किसकी विशेषता है? पादप कोशिकाओं की विशेषता है। अच्छा, इसमें कोशिका पादपों में कोशिका झिल्ली जो होती है उसके अलावा कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये ऊपरी आवरण होता है, कोशिका झिल्ली के ऊपर पाई जाती है, जो कठोर और मजबूत आवरण होती है, जो कि किसकी बनती है? सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। कुछ आ रहा है समझ में? ये उसका कठोर और मजबूत आवरण बनाती हैं पादप कोशिकाओं का। पादपों की जो संरचना होती है वो दृढ़ होती है, ऊपरी जो आवरण होता है उसका जो दृढ़ और कठोर होता है उसका कारण सेलुलोज होता है, जो किसका होता है? कोशिका भित्ति होती है, जो सेलुलोज से निर्मित होती है। डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है बेटा? समझ रहे हो ना मैं क्या कहने जा रहा हूं आपको? तो आप पहले हेडिंग डालें कोशिका भित्ति, अपनी नोटबुक खोलें और नोटबुक खोलकर नोटबुक में आप लिखें कोशिका भित्ति। क्या लिखेंगे? हेडिंग डालेंगे कोशिका भित्ति। हेडिंग डालेंगे आप कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। समझ में आ गया आपको? लिखें आप पादप कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त, पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। स्टार लगाएं नीचे और लिखें सामान्यतः पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज से निर्मित होती है। सेलुलोज से निर्मित होती है। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज से निर्मित होती है। सामान्यतः पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज से निर्मित होती है। किससे निर्मित होती है? सेलुलोज से। और सेलुलोज क्या है? सेलुलोज एक जटिल पदार्थ होता है। यहां तक लिख लें पहले आप। सामान्यतः पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज से निर्मित होती है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट आप स्टार लगा के पॉइंट लिखेंगे। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ होता है। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ होता है, जो जटिल पदार्थ होता है जो पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है।
सेलुलोज एक जटिल पदार्थ होता है, एक बहुत जटिल पदार्थ होता है, बहुत जटिल पदार्थ होता है जो पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, जो पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ होता है जो पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, जो पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, जो पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। उतार लीजिएगा, मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। कोशिका पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। लिख लिया होगा आपने यहां तक, समझ में आ गया। कोशिका भित्ति क्या होती है? कोशिका भित्ति क्या होती है? पादप कोशिकाओं की एक विशेषता है जो कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त पाई जाती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होने के कारण ये कैसी होती है? दृढ़ संरचना होती है, यानी कठोर होती है। ठीक है, एक बहुत जटिल पदार्थ है जो पौधों को क्या देता है? संरचनात्मक दृढ़ता, बहुत ही कठोर आवरण देता है। ठीक है भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया? ठीक है भाई, एनी प्रॉब्लम? हाँ भाई, अब आप ध्यान दें, सभी बच्चों ने कोशिका भित्ति से संबंधित पॉइंट था वो लिख लिया। इसके बाद एक नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है जीव द्रव्य कुंचन। जीव द्रव्य कुंचन। देखो बेटा, ये कोई कोशिका है, ठीक है, ये इसकी कोशिका झिल्ली हो गई। क्या हो गई? कोशिका झिल्ली। इसके अंदर कोशिका द्रव्य हो गया। क्या हो गया? कोशिका द्रव्य। ये आपका केंद्रक है ही। ठीक है भाई, ध्यान दें, आप समझें। मैंने लिखा है जीव द्रव्य कुंचन। इसके ऊपर होती है कोशिका भित्ति। कौन? कोशिका भित्ति। यदि ये पादप कोशिका है तो अब जानते हैं पादप कोशिका का सबसे ऊपरी जो आवरण होता है, कठोर जो आवरण होता है, वो कोशिका भित्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, अब समझें आप। कोई भी पादप कोशिका है, यदि उस पादप कोशिका में परासरण
प्रक्रिया के द्वारा यदि जल की हानि होती है, जल की हानि हो रही है, कैसे हो रही है? परासरण के माध्यम से। परासरण के द्वारा जल की हानि होती है। परासरण तो आप जानते हैं, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाह, लेकिन कैसे होगा? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के माध्यम से। जल के अणु की गति यदि वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से होकर होती है तो वो परासरण कहलाता है। परासरण क्रिया के द्वारा यदि जल की हानि होती है, परासरण द्वारा यदि जल की हानि हो रही है, तो कोशिका झिल्ली के साथ साथ जो आंतरिक संगठन है, कोशिका का जो आंतरिक पदार्थ होते हैं कोशिका के अंदर, ये भी कोशिका झिल्ली तो सिकुड़ेगी, साथ में आंतरिक पदार्थ भी सिकुड़ जाते हैं। यह प्रक्रिया जीव द्रव्य कुंचन के नाम से जानी जाती है। मैं क्या बता रहा हूं तुम्हें, पुनः समझें आप। जीव द्रव्य कुंचन, एक कोशिका है, पादप कोशिका है, तो इसके ऊपर किस आवरण होगा? कोशिका भित्ति का, भीतर वाली कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली ये होता है पूरे, इसके अंदर जीव कोशिका द्रव्य भरा होता है। परासरण क्रिया हो रही है, परासरण क्रिया के द्वारा जल की हानि होती है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रभाव होगा। तो क्या होता है? जल की जब हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सिकुड़ जाती है। कोशिका झिल्ली सिकुड़ेगी, साथ साथ में कोशिका के अंदर ये जो पदार्थ हैं, आंतरिक पदार्थ, ये भी सिकुड़ जाते हैं, ये भी सिकुड़ जाएंगे। इनके सिकुड़ जाने से क्या होगा? यह प्रक्रिया जीव द्रव्य कुंचन के नाम से जानी जाती है। तो आप हेडिंग डालें, जीव द्रव्य कुंचन, जीव द्रव्य कुंचन लिखें आप, जीव द्रव्य कुंचन हेडिंग डाल के, जीव द्रव्य कुंचन हेडिंग डाल लें। जीव द्रव्य कुंचन, जीव द्रव्य कुंचन, जीव द्रव्य कुंचन, जीव द्रव्य कुंचन, जीव द्रव्य कुंचन। लिखिएगा, जब किसी पादप कोशिका में, जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा, जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा, जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पादप कोशिका में परासरण द्वारा जल की हानि होती है, परासरण द्वारा जल की हानि होती है, तो पादप कोशिका में परासरण द्वारा जल की हानि होती है, तो कोशिका झिल्ली सहित, तो कोशिका झिल्ली सहित, कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ, कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ, आंतरिक पदार्थ, कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ सिकुड़ जाते हैं। आंतरिक पदार्थ, कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ सिकुड़ जाते हैं, या संकुचित लिख सकते हैं आप, इसके स्थान पर संकुचित हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। अच्छा लगेगा ये शब्द, सिकुड़ने की जगह पे आप लिखें संकुचित हो जाते हैं, हो जाते हैं।
कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। यह घटना जीव द्रव्य कुंचन कहलाती है। 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 लिख लिया बच्चों सभी ने? सभी के समझ में आ रहा है ना? जीव द्रव्य कुंचन में क्या होगा? पादप कोशिका में जल की हानि होगी। कौन सी प्रक्रिया से होती है? परासरण के द्वारा। परासरण से जब पादप कोशिका में जल की हानि होगी तो क्या होगा? कोशिका झिल्ली और साथ में जो आंतरिक पदार्थ होते हैं वो सारे के सारे संकुचित हो जाएंगे, और संकुचित होने से क्या होता है? यह घटना क्या कहलाएगी? जीव द्रव्य कुंचन। जब ये आंतरिक कोशिका झिल्ली और आंतरिक पदार्थ सिकुड़ जाएंगे या संकुचित हो जाते हैं तो यह घटना जीव द्रव्य कुंचन के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाएगी? जीव द्रव्य कुंचन के नाम से। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया? लिख लिया होगा सभी ने? लिख लिया तो आगे का नेक्स्ट टॉपिक, आज का लास्ट टॉपिक और करवा देते हैं आपको, एक छोटा सा जिसे आपने पढ़ भी रखा है, कोशिका झिल्ली के बारे में और कोशिका भित्ति के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक है कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में अंतर। कोशिका झिल्ली एवं कोशिका भित्ति में अंतर। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में अंतर। ठीक है भाई, हेडिंग डालें पहले। आप अपनी नोटबुक खोल लें और इस हेडिंग को डालें, फिर आपसे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे इस टॉपिक पर। पहले हेडिंग डाल लें आप। हेडिंग डालने के बाद अपनी नोटबुक जो है उसे बंद कर लेना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको समझा देंगे, फिर आप ही लिखा देंगे। थोड़ा समझा देंगे फिर आपको लिखवा देंगे। पानी है इसमें? हाँ भाई, उतार लिया होगा आपने। देखो बेटा, उतार लिया तो एक तरफ तो आपको क्या करना है, अभी उतारना, ये हेडिंग लिखनी थी केवल आपको। एक तरफ तो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे कोशिका भित्ति, लिखना मत कि पहले समझ लो। कोशिका झिल्ली, बीच में आपको ऐसे लाइन करनी है, और यहां लिखोगे आप कोशिका भित्ति। क्या लिखोगे? कोशिका भित्ति। अब आप समझते चलो। देखो भाई, आप कोशिका झिल्ली पढ़ चुके हो और कोशिका भित्ति भी पढ़ चुके हो। प्रत्येक बच्चा इन दोनों के बारे में जानता है, तो मेरे हिसाब से ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जो आप इनमें डिफर नहीं कर सकते। तो मुझे एक बात बताइए आप, कोशिका भित्ति किसकी विशेषता है? बच्चों आपको मैंने पढ़ाया तो मैंने बताया था, यह जंतु कोशिका, जंतुओं में और पादप कोशिकाओं में दोनों में पाई जाती है। कौन सी? कोशिका झिल्ली किसकी विशेषता? जंतु कोशिकाओं की और पादप कोशिकाओं की। आपको याद है मैंने बताया था। और ये ओनली किसकी? पादप कोशिकाओं की विशेषता है।
कोशिका भित्ति कहां पाई जाती है? केवल पादप कोशिकाओं में। जबकि जंतु कोशिका झिल्ली जो होती है, जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल्स जो होती हैं, एनिमल सेल्स जो होती हैं वो, और प्लांट सेल्स जो होती हैं, प्लांट सेल्स जो होती हैं, उन दोनों की विशेषता होती है कौन? कोशिका झिल्ली। एनिमल सेल और प्लांट सेल्स दोनों की विशेषता है कौन? कोशिका झिल्ली। जबकि ये ओनली प्लांट सेल में पाई जाती है, प्लांट सेल की विशेषता है कौन? कोशिका भित्ति। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? एक बात। दूसरी बात, आपको ये मैंने बताया था ये लचीली होती है, साथ में मैंने ये भी बताया किससे बनी होती है? कोशिका भित्ति बनी होती है लिपिड से और प्रोटीन से, यानी कि वसा और प्रोटीन के निर्मित होती है। जबकि यहां मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि यह सेलुलोज से निर्मित होती है। किससे? सेलुलोज से निर्मित होती है। सेलुलोज की बनी होने के कारण इसकी प्रकृति तो क्या हो जाती है? कठोर, मजबूत। और इसकी प्रकृति कैसी हो जाती है? ये होती है लचीली। ये कैसी होती है? लचीली होती है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। प्रोटीन और लिपिड की बनी होने के कारण ये कार्बनिक अणु हैं, इनसे निर्मित होने के कारण इसकी जो संरचना होती है वो लचीली होती है, लचीली प्रत्यास्थ होती है कोशिका झिल्ली। सेलुलोज एक कठोर पदार्थ होता है, सेलुलोज एक कठोर पदार्थ होता है, इसके कारण कोशिका भित्ति की जो संरचना होती है वो कठोर होती है, मजबूत होती है। और एक बात अगर आपको याद है तो ये जो कोशिका झिल्ली होती है वर्णात्मक पारगम्य होती है, वर्णात्मक पारगम्य होती है, लेकिन कोशिका भित्ति वर्णात्मक पारगम्य नहीं होती। ये वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है, लेकिन ये नहीं होती है। आ गया सभी के समझ में? समझो एक बार, पुनः ध्यान दो आप। मैंने अभी बताया कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बारे में आपको। कोशिका झिल्ली जंतु एवं पादप दोनों प्रकार की कोशिकाओं की विशेषता है, या ये कहेगा जंतु कोशिकाओं में और पादप कोशिकाओं में दोनों में पाई जाती है। जबकि कोशिका भित्ति ओनली पादप कोशिका यानी प्लांट सेल में पाई जाती है। पहली विशेषता या पहला अंतर हो गया। दूसरी बात मैं करूं तो कोशिका झिल्ली जो होती है वो वसा और प्रोटीन से निर्मित होती है, यानी लिपिड और प्रोटीन कार्बनिक अणुओं से बनी होती है। जबकि कोशिका भित्ति सेलुलोज से निर्मित होती है। किससे? सेलुलोज से निर्मित होती है। और इसकी प्रकृति कैसी होगी? लचीली होगी, यानी प्रत्यास्थ होती है, और ये कठोर मजबूत होती है। ये वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है और ये वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली नहीं होती है। इस प्रकार से 3-4 अंतर आपके इसके होते हैं। आप ऐसे ही एक वो बना लीजिएगा टेबल, एक तरफ कोशिका झिल्ली लिखेंगे और दूसरी तरफ आप कोशिका भित्ति लिखेंगे, और आप उसमें ऐसे बना लो पहले, फिर आपसे बात करेंगे, हम लिखवाएंगे आपको। पहले आप इस तरह से इसे बना लें, एक तरफ कोशिका झिल्ली लिख लें और ऐसे बीच में लाइन काट के इस तरफ आप कोशिका भित्ति लिखेंगे। ठीक है भाई, लिखो। और उसमें पहला अंतर लिखें आप, इस साइड में कोशिका झिल्ली की तरफ ऐसे स्टार लगा लें, चाहे 1 नंबर डाल लें, 1 नंबर, नंबर 1 2 3 4 लिख लो, ज्यादा ठीक रहेगा। अंतर लिख रहे हैं तो 1 2 3 नंबर से ही लिख लो। इनमें लिखें आप नंबर 1 डालकर, कोशिका झिल्ली की तरफ लिखेंगे आप। यह कौन? कोशिका झिल्ली। यह जंतु कोशिकाओं और पादप कोशिकाओं दोनों में पाई जाती है। यह जंतु एवं पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, यानी कि जंतु कोशिकाओं में भी होती है और पादप कोशिकाओं में भी होती है। यह जंतु कोशिकाओं और पादप कोशिकाओं दोनों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली के बारे में लिख रहे हैं हम। यह जंतु कोशिकाओं और पादप कोशिकाओं दोनों में पाई जाती है, दोनों में पाई जाती है। लिख लिया क्या? यह जंतु कोशिकाओं और पादप कोशिकाओं दोनों में पाई जाती है, दोनों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति की तरफ लिखेंगे आप नंबर 1 डाल के। अब बताओ बेटा, कौन सी कोशिकाओं की विशेषता होती है कोशिका भित्ति?
क्या जंतु कोशिकाओं में यानी कि एनिमल्स जो सेल्स होते हैं क्या उनमें कोशिका भित्ति नामक संरचना पाई जाती है? नहीं। किसकी होती है ये? ओनली प्लांट सेल्स, पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। लिखें आप इसमें नंबर 1 डालकर कोशिका भित्ति की तरफ लिखेंगे, यह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, अर्थात जंतु कोशिकाओं में यह एब्सेंस होती है, अनुपस्थित होती है। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, अर्थात यह जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, अर्थात यह जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। नंबर 2 डालेंगे आप कोशिका झिल्ली की तरफ। कोशिका झिल्ली की तरफ नंबर 2 डालें आप, और कोशिका झिल्ली में आप नंबर 2 पर लिखें, यह लिपिड और प्रोटीन से निर्मित होती है। यह लिपिड और प्रोटीन से निर्मित होती है। लिपिड और प्रोटीन से निर्मित होती है। ये कार्बनिक अणु हैं दोनों, प्रोटीन और लिपिड। यह लिपिड और प्रोटीन से निर्मित होती है। लिपिड और प्रोटीन से निर्मित होती है। नंबर 2 डालेंगे कोशिका भित्ति की तरफ। ऐसे मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, सेलुलोज लिखा हुआ है, ध्यान से देख लेना और लिखो आप, यह सेलुलोज से निर्मित होती है। कौन? कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली तो लिपिड और प्रोटीन से निर्मित है, जबकि कोशिका भित्ति किससे निर्मित है? सेलुलोज से निर्मित है। लिख लिया क्या? यह सेलुलोज से निर्मित है। कितनी विशेषताएं हो गई, यानी कितने अंतर हो गए? 2 दोनों के। तीसरी विशेषता लिखो आप, या तीसरा अंतर लिखेंगे कोशिका झिल्ली की तरफ। तीसरा अंतर कहां लिखेंगे हम? कोशिका झिल्ली की तरफ। नंबर 3 डाल लो यहां। मेरी तरफ देखो एक मिनट, ये किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की, कार्बनिक अणुओं की बनी होती है। लिपिड और प्रोटीन कार्बनिक अणु, इनकी बनी होने के कारण इसकी प्रकृति कैसी होती है? लचीली, या प्रत्यास्थ भी कह सकते हैं हम। तो ये तो कैसे होते हैं? लचीली। जबकि ये सेलुलोज से निर्मित होने के कारण इनकी प्रकृति कैसी होती है? कठोर और मजबूत। कठोर एवं मजबूत होती हैं। तो आप लिखेंगे कोशिका झिल्ली की तरफ नंबर 3 डाल के लिखेंगे, यह लचीली होती है। यह लचीली होती है, लचीली एवं प्रत्यास्थ होती है, ये भी लिख सकते हो आप। और नहीं तो सीधे लिख दो, यह लचीली होती है। यह लचीली होती है। यह लचीली होती है। तीसरी विशेषता है ना ये। और तीसरी विशेषता में कोशिका भित्ति की तरफ आप लिखेंगे, यह कठोर एवं मजबूत होती है। यह कठोर एवं मजबूत होती है। यह कठोर एवं मजबूत होती है। कठोर एवं मजबूत होती है। कठोर एवं मजबूत होती है। लिख लिया क्या? कोशिका भित्ति की तरफ यह कठोर एवं मजबूत होती है। नंबर 4 कहां लिखोगे? कोशिका झिल्ली की तरफ। यह वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। यह वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। यह वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। कहां? कोशिका झिल्ली में लिखोगे आप। चौथी विशेषता या चौथा अंतर, कौन सी झिल्ली है ये? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। क्या ये वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है? नहीं। यहां लिखोगे यह वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली नहीं है। यह वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली नहीं है। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली नहीं है। कोशिका झिल्ली में तो लिखोगे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है, और कोशिका भित्ति में लिखोगे आप यह वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली नहीं है। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली नहीं है। बोलो किसी कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ गया होगा। प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक यहीं पर हम समाप्त करेंगे।
अब नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।